आई थिंक लास्ट हमने हाइड्रो एल्यूमिनेशन का एग्जाम्पल किया था, यही था, कंप्लीट कर दिया था ना। इसमें हमारे पास जो है डबल एल्कीन्स बन रहे हैं एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, और एक की हमारे पास दोनों की ट्रांस कन्फर्मेशन है, दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सोनोगाशिरा कपलिंग और उसके एग्जाम्पल सारे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, इट इज ऑल्सो कपलिंग रिएक्शन, बेसिकली द लास्ट कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। देखो हेक रिएक्शन, हेक, HECK, हेक रिएक्शन। Write down the Heck reaction involves. The Heck reaction involves coupling of alkynyl, coupling of alkynyl or aryl halide with alkene in the presence of catalytic amount of base to give substituted alkenes, ठीक है। तो मैकेनिज्म भी हम डिस्कस करेंगे, बट अगेन विल स्टार्ट विद अ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, कि अगर एग्जाम में हमारे पास हेक रिएक्शन आता है तो हमें उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड और उसका शॉर्ट ट्रिक के साथ हमें सीधा प्रोडक्ट कैसे बनाना है। तो हमने क्या लिखा, एल्किनाइल और अराइल हैलाइड गिवन होगा। एल्किनाइल हैलाइड क्या होगा, विनाइल हैलाइड को ही हम एल्किनाइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो एल्किनाइल हैलाइड मींस कि हमारा जो हाइड्रोजन है दैट इज प्रेजेंट डायरेक्टली अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, अराइल हैलाइड गिवन हो सकता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ, विद एल्कीन्स, ठीक है। तो हम एल्कीन्स लेंगे, दे कैन बी मोनो सब्स्टिट्यूटेड, बाई सब्स्टिट्यूटेड, अनसब्स्टिट्यूटेड, बस टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड नहीं होना चाहिए, तभी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा हमने, इन द प्रेजेंस ऑफ अ catalytic amount of base. Catalytic amount of base means it is used in very small quantity. Catalyst बहुत minute quantity में डलता है रिएक्शन में, ठीक है। तो बस उतनी ही अमाउंट में बेस ऐड करेंगे और साथ में, अब इसका मतलब ये नहीं कैटालिटिक अमाउंट ऑफ बेस मींस यहाँ बेस कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम सिर्फ उसकी अमाउंट को बता रहे हैं कि कितना अमाउंट लेना है। और कैटलिस्ट कौन सा है रिएक्शन में, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, ठीक है ना, लिखा था इसमें पैलेडियम, ठीक है। ठीक है, इसको भी ऐड कर लेना। द पैलेडियम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन, ओके। पैलेडियम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। अब इसमें ट्रिक क्या है, आपने क्या करना है, सिंपली जब भी प्रोडक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास RX बॉन्ड है, ठीक है। इस कपलिंग का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करके हम क्या करेंगे, यहाँ से RX जो ग्रुप है इसमें से R को एलिमिनेट करके, यहाँ पे क्या है हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे क्या कर देंगे, R ग्रुप को अटैच। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे क्या बन गया, यू हैव फिनाइल डबल बॉन्ड एंड R ग्रुप ओवर हियर। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना है। मोस्टली क्या होता है, अगर हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं तो हमें पता है ट्रांस एल्कीन्स दे आर मोर स्टेबल, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो हम जो इसकी ट्रांसपोजिशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करते हैं। मान लो हमारे पास बाई सब्स्टिट्यूटेड होता इस तरह से, दिस वे R R, तो अब चाहे ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दो या फिर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड के केस में हमें क्या करना है, ट्रांस एल्कीन्स बनाने हैं। बाई सब्स्टिट्यूटेड अगर दोनों सेम साइड पे है सब्स्टिट्यूशन, तो कोई भी हाइड्रोजन रिमूव कर दे सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और अगर हम बाई सब्स्टिट्यूटेड सिस ले रहे हैं, अब भी कोई भी हाइड्रोजन रिमूव कर दो, है ना, क्या होगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। पर मान लो R और R' अलग अलग है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि हमें कहाँ ऐड करनी है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास CH3 ग्रुप होगा,
और यहाँ हमारे पास क्या है C2H5। तो हम R ग्रुप कहाँ इंसर्ट करेंगे, जहां हिंड्रेंस कम होगी, जहां पे लेस बल्की सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ठीक है। तो उस साइड पे हम क्या करेंगे, R ग्रुप की इंसर्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। ट्राई सब्स्टिट्यूट केस में कहीं पे भी इंसर्ट कर दो, ठीक है ना, ठीक है। यूजुअली ट्राई सब्स्टिट्यूट के साथ भी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, बहुत कम देखते हैं। और टेट्रा सब्स्टिट्यूट तो रिएक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमें मिनिमम एक हाइड्रोजन तो चाहिए ना यहाँ पे, जिसकी जगह भी हम आर ग्रुप को लेकर आएंगे। तो टेट्रा सब्स्टिट्यूट नहीं देती रिएक्शन, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के साथ भी बहुत रेयरली ऑब्जर्व है, ठीक है। मोस्टली बाई सब्स्टिट्यूट तक ही आएगा एग्जाम में 100%, ठीक है ना। क्लियर हो गया, क्या करना है आपको, क्या करना है, एल्कीन में से हाइड्रोजन को रिमूव और उसकी जगह आर ग्रुप को ऐड कर देना। नेक्स्ट लिखो मैकेनिज्म ऑफ हेक रिएक्शन। ये नोट कर लिया सबने? थिंक व्हाट वुड बी द मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, रिवाइज करके आए हो, रिएक्शंस याद है सारी सबको, सोचो क्या होगा फर्स्ट स्टेप। रिएक्शंस कहाँ स्टार्ट होती है, सारी रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करी है हमने अभी तक जितना भी साइकिल पढ़ा है, कहाँ से, कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट की सरफेस पे ऐड करते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे कैटलिस्ट की सरफेस पे नहीं ऐड करेंगे, मैंने बताया ना, हर स्टेप, हर कैटालिटिक साइकिल जब भी स्टार्ट करना है तो वी स्टार्ट फ्रॉम दी कैटलिस्ट, और हम कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्टेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव एडिशन। लिखो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी एल्कीन की या एल्काइल हैलाइड की, एल्काइल हैलाइड। तो वी हैव RX, ये कैसी एडिशन होती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, सिस और ट्रांस, ट्रांस नॉट सिस, है ना। यहाँ पे हमने किया था ना ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉर पोलर ग्रुप्स। पोलर ग्रुप्स की हमेशा ऑक्सीडेटिव एडिशन कैसी होती है, ट्रांस। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, यू गेट पैलेडियम R ग्रुप एंड X। पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी 0 से +2, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एल्कीन की इंसर्शन। अभी हमारे पास क्या है, एल्कीन इंसर्शन नहीं हो सकती, अभी एल्कीन कोऑर्डिनेट करेगा, तो एल्कीन की एडिशन, है ना। पहला स्टेप क्या होगा, अभी एल्कीन नहीं आया ना पैलेडियम के सरफेस पे, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बट हाँ आप सोच सही रहे हो कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आने वाले स्टेप्स में एल्कीन की इंसर्शन होने वाली है, ठीक है। एल्कीन इंसर्शन या उसको क्या बोलते हैं, कार्बोमेटाइलेशन, ठीक है। तो वही स्टेप होगा, बट उससे पहले हम क्या लिखेंगे, एल्कीन कोऑर्डिनेशन और एल्कीन एडिशन, ठीक है। पहले इसको हम उसकी सरफेस पे लेकर आएंगे, तो यू हैव पैलेडियम R ग्रुप अटैच्ड, X ग्रुप अटैच्ड प्लस दी एल्कीन। लेट्स सपोज कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, पैलेडियम R X डबल बॉन्ड, इसको R डैश कर लो, ठीक है, कन्वीनियंट रहेगा, इसको R डैश कर लो। Third step will be कार्बोमेटाइलेशन। क्या बताया था रूल कार्बोमेटाइलेशन में, एल्कीन इंसर्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, लीनियर एंड ब्रांच। तो कौन सा प्रोडक्ट फेवरेबल है, लीनियर प्रोडक्ट इज मोर फेवरेबल। तो माइग्रेशन कैसे करोगे, इफ योर पैलेडियम R डैश ग्रुप और यहाँ एल्कीन R ग्रुप और यहाँ पे X। अच्छा अब देखो, अभी तक हम जितनी बार भी कार्बोमेटाइलेशन कर रहे थे तो उसमें हमने क्या किया था, दैट वी हैड इंसर्शन ऑफ एल्कीन बेसिकली इन द मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तब हम बोलते थे लीनियर प्रोडक्ट बनता था। तो यहाँ पे हमारे पास
पहले आर डैश की जगह हाइड्रोजन होता था, है ना, पर अब यहाँ पे क्या है हमारे पास आर डैश, ठीक है। तो पहले हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे हमारे पास मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, इसके साथ हमारे पास एल्कीन कोऑर्डिनेटेड है विद आर ग्रुप। हाइड्रोजन कौन सी कार्बन पे माइग्रेट करोगे, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड पे माइग्रेट होगी, ताकि फर्स्ट ग्रुप हमारी क्या करे, हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को सेकंड ग्रुप सेकंड कार्बन पे ले आएंगे, मेटल को फर्स्ट कार्बन पे, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, मेटल CH2 एंड R, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। तो ये कैसा हुआ हमारे पास, लीनियर। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन, ये जो हम अब यहाँ पे क्या है हमारे पास R डैश, हाइड्रोजन को कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, सेकेंड कार्बन पे, मेटल को कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, उस कार्बन पे विच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। पर यहाँ हमारे पास क्या है, अगर हम R डैश को इस कार्बन पे माइग्रेट करते हैं तो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी। पहले क्या था यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को यहाँ माइग्रेट करते थे, हाइड्रोजन लेस बल्की है तो वो इजीली यहाँ पे माइग्रेट कर सकता है, बट अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह आर डैश ग्रुप है और अगर हम उसे इस कार्बन पे माइग्रेट करते हैं तो दोनों एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो एक ही कार्बन पे आ जाएंगे। तो जब भी हमारे पास कार्बोमेटाइलेशन स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप, तो हम माइग्रेशन कैसे करेंगे, ऑपोजिट, ओके, हमेशा माइग्रेशन कैसे करेंगे, ऑपोजिट। क्या ध्यान रखेंगे कि दो अल्काइल सबस्ट्रेट सेम कार्बन पे नहीं आने चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। बनाओ फिर इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, पैलेडियम के साथ हमारे पास क्या जुड़ जाएगी, आर डैश कौन सी कार्बन पे जाएगा, ऑन दिस कार्बन, ठीक है, और ये पैलेडियम के साथ अटैच हो जाएगी कार्बन, ठीक है, यू विल गेट पैलेडियम CHR देन CH2R डैश। देखो ये बनेगा प्रोडक्ट, यस और नो, ठीक है। अब मुझे बताओ कार्बोमेटाइलेशन कैसी होती है, सिन और एंटी, कार्बोमेटाइलेशन इज ऑलवेज सिन, ठीक है, तो ये इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसे अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास क्या है, दो कार्बन्स थे 1 एंड 2, ठीक है, फर्स्ट पे क्या हुआ, पैलेडियम माइग्रेट, दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है। अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान दें तो हमें पता है वी हैव CHR ग्रुप, देन हियर यू हैव CH2 एंड इसको ऐसे कर लो, क्या हुआ, नहीं ये मैं भी करती हूँ, CH, ये सारे सब्सटेंस हमारे पास ऑलरेडी अटैच्ड हैं, यही था ना हमारे पास एल्कीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है, डबल बॉन्ड था यहाँ पे, वो दो कार्बन्स बनाए मैंने, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड था, हमने इस कार्बन पे क्या ऐड किया, पैलेडियम, है ना, तो अगर पैलेडियम की एडिशन अबव साइड से हो रही है, ये बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो आर डैश हमने ऐड किया है वो भी कैसे होगा, अबव द साइड्स, ठीक है, तो हियर यू विल गेट आर डैश, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना है कि हाँ हमने फर्स्ट कार्बन के ऊपर पैलेडियम X ऐड किया था, सेकेंड कार्बन के ऊपर आर डैश ग्रुप ऐड किया था, ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पे अगर पैलेडियम हमारे पास अबव साइड में प्रेजेंट है तो सेकेंड कार्बन पे जो आर डैश ग्रुप होगा वो भी अबव साइड पे ही ऐड होगा, क्योंकि कार्बोमेटाइलेशन कैसी होती है, इट इज बेसिकली सिन एडिशन, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या बनाना है हमें, दोबारा से क्या बनानी है, एल्कीन, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन करेंगे, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, है ना, क्योंकि रिडक्टिव एलिमिनेशन से क्या होगा, हमारे पास एल्केन्स बन जाएंगे या कुछ और, है ना, बट हमारे पास एल्कीन कौन से स्टेप में बनता है, इट इज इन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, यस और नो, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पे बीटा कार्बन, जिस कार्बन के साथ पैलेडियम अटैच्ड है दैट इज अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन इज बीटा कार्बन, बीटा पे कितने हाइड्रोजन है,
दो हाइड्रोजन्स हैं, क्या ये इसके, अच्छा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कैसी होती है, सिन और एंटी, बताओ, तो सिन है ना। तो हमें यहाँ पे लग रहा है कोई हाइड्रोजन किसकी एलिमिनेशन होती है, यहाँ से पैलेडियम एक्स की, और यहाँ से कार्बन से क्या एलिमिनेट होगा, हाइड्रोजन। तो दैट मींस वी वांट कि हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन है वहां अगर पैलेडियम अबव साइड में ऐसे प्रेजेंट है तो दूसरी कार्बन पे हाइड्रोजन भी ऐसे प्रेजेंट हो, क्या यहाँ से हो सकती है सिन एलिमिनेशन, यस और नो, यस और नो, व्हाई नो। ओपन सिस्टम्स में हमारे पास रोटेशन पॉसिबल है, और रोटेट करने के बाद हमारे पास ये जो हाइड्रोजन्स है वो पैलेडियम के सिन पोजीशन पे आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हाइड्रोजन्स दो है तो हमें एक मतलब दोनों हाइड्रोजन्स को सिन पे लेकर आके दो प्रोडक्ट्स अलग अलग बनाने हैं, समझ आ गया, ठीक है। तो अगर मान लो हम इस मॉलिक्यूल को इस तरह से ड्रॉ करें, ठीक है, लेट सपोज यू हैव, ये मैंने आपको समझाने के लिए अबव साइड पे बना दिया, ठीक है, पर जिसकी भी आप एलिमिनेशन करते हो उनको हमेशा इन प्लेन में रखा करो, ठीक है, रोटेट करके मॉलिक्यूल्स को हमेशा इन प्लेन में ले आया करो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसको क्या कर दिया, पैलेडियम एक्स, हियर यू हैव आर डैश, अब ये इन प्लेन है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और आर ग्रुप, तो ऑब्वियसली एक टुवर्ड्स में होगा, दूसरा अवे में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन, दिस इज इन टुवर्ड्स एंड वन विल बी अवे। लेट्स सपोज इसको हम हाइड्रोजन 1 बोल रहे हैं, इसको हम हाइड्रोजन 2 बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से दो प्रोडक्ट्स बना के देखो, दो प्रोडक्ट्स, दो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करोगे, ठीक है, रोटेट करने के बाद तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, और उसे आइडेंटिफाई करो कि क्या दोनों प्रोडक्ट सेम है या नहीं। कर लिया ना स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लास में सबने, क्या हुआ, नहीं क्या, कोई बात नहीं, ट्राई करो। ये नोट कर लिया सबने, रब कर दूं, कर दूं, कैसे करोगे, पहले हम क्या ट्राई करेंगे, हाइड्रोजन 1 को सिन पे लेके आना, कैसे आएगा सिन पे हाइड्रोजन 1, 120 डिग्री रोटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसको इधर लेके आना है ना, तो 120 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। जो ये वाली कार्बन है इसके ऊपर सारे सबस्ट्रेट्स सेम रहेंगे, हाइड्रोजन 1 सिन में आ जाएगा, आर ग्रुप कहां चला जाएगा, टुवर्ड्स और अवे, टुवर्ड्स और अवे, अवे। अगर हाइड्रोजन इधर आ रहा है, आर ग्रुप हाइड्रोजन 2 की जगह आएगा, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 की जगह, तो यहाँ पे हमारे पास आर ग्रुप, हियर यू विल गेट H2 एंड हियर हाइड्रोजन एंड आर ग्रुप। अब हम कर सकते हैं यहाँ से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, सिन होती है तो बस हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों ग्रुप्स को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन, डबल बॉन्ड। तो अब मुझे बताओ, ये जो हमारे पास एल्कीन बन रही है, टू, अब एल्कीन्स कैसे होते हैं, प्लेनर, है ना, प्लेनर होते हैं वो हमारे पास, तो उसमें हम सिस और ट्रांस बता सकते हैं। अगर हमारा ये प्लेन है तो हमारे पास क्या है, दोनों हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट है, अवे में। तो अब जब आप एल्कीन बनाओगे, सॉरी टुवर्ड्स में प्रेजेंट है, दोनों हाइड्रोजन टुवर्ड्स में प्रेजेंट है, तो जब हम एल्कीन बनाएंगे तो हम क्या रखेंगे, दोनों हाइड्रोजन को
सेम साइड पे, तो हमारे पास एल्कीन कौन सी बनेगी, सिस एल्कीन बनेगी। तो यहाँ पे वी विल गेट हाइड्रोजन। हमेशा ना एल्कीन ऐसे बनाया करो, जो ग्रुप आपके टुवर्ड्स में आ रहे हैं उसको ऐसे इमेजिन करो कि ये इस प्लेन में प्रेजेंट है, इस साइड पे जो भी ड्रॉ करोगे वो बोर्ड से बाहर आएगा, ठीक है। तो दैट इज टुवर्ड्स यू, और यहाँ पे आर एंड आर डैश, एक आर देख लेना कहाँ पे आर डैश था ना, ये आर डैश था, है ना, ये वाला था ना जो ऐड किया आपने पैलेडियम के साथ, ये हाँ इस कार्बन पे आर डैश। तो इधर से आपको क्या मिलेगी, सिस एल्कीन्स विल बी फॉर्म्ड, और दूसरे में ट्रांस एल्कीन्स, ठीक है। तो जितने बीटा हाइड्रोजन्स उतने प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, ठीक है ना। मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, ठीक है, आप करके रखना घर से सॉल्व पूरा, या अभी कर लो। कर लिया सबने, ट्रांस बना दिए सबने, ठीक है। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो उस पर आप हेक रिएक्शन को ट्राई करो क्या बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या सिलेबस हो गया था इवनिंग बैच में? नहीं, कोऑर्डिनेशन से पहले क्या क्या टॉपिक्स थे? एक केमिकल बॉन्डिंग हो गया था ना इवनिंग बैच में, केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करवाया था, कोऑर्डिनेशन हो गया था ना उसमें। हाँ, और उसके अलावा ये क्या था, और कोई छोटा चैप्टर बायोऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन मॉस कुछ भी नहीं, एग ब्लॉक किन हो जाता। बनाया सबने प्रोडक्ट, शॉर्ट ट्रिक से बनाया, मैकेनिज्म ड्रॉ किया। क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिनाइल ग्रुप ऐड करेंगे, है ना। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या किया आपने, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे हमने क्या किया, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। पर ये इसमें प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसलिए मैंने बोला कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। साइक्लिक सिस्टम्स में शॉर्ट ट्रिक हमारा नहीं लग सकता। ऐसे करो, मैकेनिज्म से अटेम्प्ट करके देखो। अभी अगर हमारी शॉर्ट ट्रिक लग सकती है तो मैकेनिज्म से भी सेम प्रोडक्ट बनना चाहिए। मुझे इसका रीजन चाहिए कि क्यों जो हमारा मैकेनिज्म है वो यहाँ पे, मतलब क्यों यही प्रोडक्ट नहीं बन सकता, मैकेनिज्म का कौन सा स्टेप डिफरेंट होने वाला है यहाँ पे।
बाकी बताओ। आपका नेम क्या है? हिमांशी। हिमांशी बताओ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन क्यों अलग है इधर? यहाँ पे दो बीटा हाइड्रोजन्स। हाँ ठीक है, तो यही वाला प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं अगर दो बीटा कार्बन है तो? पहले करो फटाफट से, पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन करो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन। ये है हमारे पास RH, पैलेडियम के ऊपर ऐड करोगे क्या बन जाएगा? पैलेडियम के साथ फिनाइल रिंग जुड़ जाएगी और Br जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी? एल्कीन कोऑर्डिनेशन। एल्कीन कौन सा है हमारे पास? साइक्लिक एल्कीन गिवन है, तो ये हमारे पास रिंग जो है वो अटैच हो जाएगी। इस तरह से बन गया। एल्कीन कोऑर्डिनेशन के बाद क्या होता है? कार्बोमेटाइलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों कार्बन ही सेम है, यस और नो? तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी साइड पे R ग्रुप को अटैच कर दो, सॉरी यहाँ पे पैलेडियम लिखे हुए हैं, फिनाइल। किसी भी साइड पे फिनाइल को अटैच कर दो, किसी भी साइड पे पैलेडियम को अटैच कर दे, एक ही बात है, क्योंकि दोनों कार्बन सब हमारे पास सेम है। तो कार्बोमेटाइलेशन से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे रिंग डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। अगर ये हमारा अब देखो जो रिंग है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा ट्राई करो जिसको आपने एलिमिनेट करना है उसको इन प्लेन रखो, पर रिंग्स हमेशा कैसी होती है? इन प्लेन होती है, ठीक है? तो जो आप ऐड कर रहे हो उसको या तो टुवर्ड्स में ऐड करना है या अवे में ऐड करेंगे। तो लेट्स सपोज हमने इस कार्बन पे फिनाइल ऐड कर दिया, इस कार्बन पे हमने क्या करा? पैलेडियम और Br अटैच कर दिया। अब एक बार ओपन सिस्टम चेक करो और उसका यहाँ तक जो आपने स्टेप किया वो चेक करो, ठीक है? ओपन सिस्टम का स्टेप चेक करो। उसमें जब आपने ओपन सिस्टम ड्रॉ किया था तो कुछ ऐसा था, यहाँ पे R ग्रुप टुवर्ड्स ऐसा कुछ था, हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, एक टुवर्ड्स में और एक अवे में। यहाँ पे आपने पैलेडियम X ऐड किया था और यहाँ पे आपने क्या किया था? R', ऐसा कुछ था, ठीक है? तो ये स्टेप सेम हो गए, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। ये भी कार्बोमेटाइलेशन के बाद का स्टेप है, यहाँ पे भी कार्बोमेटाइलेशन के बाद का स्टेप चेक करो। यहाँ इस स्टेप में आप बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जब करते हो, कौन सी बीटा कार्बन से एलिमिनेशन की थी? जिस कार्बन पे आपने R' को ऐड किया था, ये वो कार्बन है ना, बीटा कार्बन। जिस कार्बन पे हमने R' को ऐड किया था उसी कार्बन से हमने क्या की थी? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा एक ही बीटा कार्बन थी, जिस बीटा कार्बन पे R' को ऐड किया था उसी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन्स को रिमूव करके प्रोडक्ट बनाए थे। उस बीटा कार्बन पे फर्दर दो तरह के बीटा हाइड्रोजन्स थे, तब जाके दो प्रोडक्ट्स बने। बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्या है नोट करने वाला, कि जिस कार्बन पे हमने R' को ऐड किया उसी कार्बन से बीटा हाइड्रोजन्स को भी रिमूव किया। अगर वही मैकेनिज्म हम यहाँ अप्लाई करते हैं, कौन सी कार्बन है जहाँ पे आपने R' को ऐड किया है? फिनाइल ऐड किया है, तो दिस इज योर बीटा कार्बन, दिस इज पैलेडियम, पैलेडियम के बाद क्या आता है? अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन जहां से हमें बीटा हाइड्रोजन्स को रिमूव करना है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ यही क्या ना, हमने जिस कार्बन पे R' को ऐड किया उसी कार्बन से हाइड्रोजन्स रिमूव किए। क्या यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं? व्हाई नो? यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जो रिंग सिस्टम्स होते हैं उनको आप रोटेट नहीं कर सकते। यहाँ बीटा कार्बन पे जो हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो अगर अवे में है तो वो हमेशा अवे में ही रहेगा, उसको रोटेट करके हम पैलेडियम के साथ उसकी सेम पोजीशन पे नहीं लेके आ सकते। तो फिर क्या होगी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन? किसी दूसरी कार्बन से होगी, है ना? तो यहाँ पे बीटा कार्बन आता है ये, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो गए, है ना? एक टुवर्ड्स में होगा, दूसरा अवे में होगा, ठीक है? तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कहाँ से होगी? दिस इज बीटा, इसको हम नेम कर रहे हैं बीटा डैश, ओके? इसको हम बीटा डैश नेम करेंगे और अब हम यहाँ से बीटा एलिमिनेशन करेंगे। तो जब आप यहाँ से बीटा एलिमिनेट करोगे तो क्या होगा? यहाँ से पैलेडियम भी रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो चेंज कर जाती है।
यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, इधर इस साइड पे, ठीक है। अब जो शॉर्ट ट्रिक से हमने प्रोडक्ट बनाया था वो क्या था, फिनाइल उसी कार्बन पे अटैच हो रहा था जहां डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो इन द केस ऑफ साइक्लिक सिस्टम देयर इज आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, ओके। इसको ड्रॉ करो। विशाली आपको समझ आ गया, सिमरन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। आकांक्षा क्लियर है, पक्का? ड्रॉ कर लिया सबने? तो मैंने ऐसे क्यों बोला दैट इन द केस ऑफ साइक्लिक सिस्टम देयर इज आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। इसका मतलब क्या हुआ, आइसोमराइजेशन मींस जो आपका प्रोडक्ट बन रहा था ना, ये और एक ये वाली है, दोनों एल्कीन्स है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। बट यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन सा आइसोमर है, ये पोजीशन आइसोमर, ठीक है, जिसमें एल्कीन की जो आपका डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये लिख लेना स्टेटमेंट। In the case of alkenes, in the case of cyclic system, there will be isomerization of alkenes. Okay. रब कर दूं, कर लिया नोट ना सबने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यहाँ पे लग जाएगी शॉर्ट ट्रिक, यस और नो? है ना, लग जाएगी। यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक सिस्टम नहीं है तो हम सीधा शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो हमारे पास एल्कीन कौन सी गिवन है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड के केस में मैंने क्या बताया था, आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, ट्रांस एल्कीन बना देना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव और इसकी जगह फिनाइल ग्रुप अटैच, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान रखना है, रिएक्शन में हमने अभी तक दो चीजें की है। एक तो ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में किस चीज का ध्यान रखोगे, रोटेशन का, ठीक है। अगर दो बीटा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं और वो हमारे पास क्या बनेगी, एल्कीन्स भी दो तरह की बनेगी हमारे पास, सिस और ट्रांस बनती है। अगर आपके पास ऑप्शन आता है एग्जाम में तो आप किसको फेवर करोगे, ट्रांस को, बिकॉज दैट इज मोर स्टेबल। अदरवाइज दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन से। हम हमेशा कौन सा देंगे, ट्रांस। और अगर साइक्लिक सिस्टम आता है तो
देयर विल ऑलवेज बी आइसोमराइजेशन ऑफ द डबल बॉन्ड, तो उसको हमेशा मैकेनिज्म से ही सॉल्व करना, ठीक है। कभी कभी हम आइसोमराइजेशन करते वक्त कोई और पोजीशन पे लगा देते हैं, ठीक है, तो हमेशा उसको मैकेनिज्म से सॉल्व करना, ठीक है। अब तीसरी हेक रिएक्शन जो टाइप है, ठीक है, दो हो गया ना, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड द साइक्लिक सिस्टम, एंड थर्ड विल बी इंट्रामोलिक्यूलर हेक रिएक्शन, ठीक है। राइट डाउन इंट्रामोलिक्यूलर हेक रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर से हमारा क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स दो ले रहे थे, एक एल्कीन और दूसरा अल्काइल हैलाइड, अब एक ही मोइटी में ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। आप ट्राई करो खुद से, ठीक है। RX मिल गया, कितने RX है यहाँ पे, 3 है ना। वी हैव 2 ब्रोमीन एंड 1 फ्लोरीन प्रेजेंट। एल्कीन मिल गया, एल्कीन तो है, यहाँ पे हमारे पास एल्कीन है, ठीक है। वी हैव एल्कीन और हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव और फिर उसकी जगह R ग्रुप को अटैच करना है। तो यहाँ पे बेसिकली यू हैव 3 RX बॉन्ड्स, ठीक है। तो हमेशा ऑक्सीडेटिव एडिशन किसकी होती है, उस RX बॉन्ड की होती है विच इज वीक, ठीक है। तो यू हैव कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड एंड वी हैव कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, कौन सा वीक होगा, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड। जो लार्ज साइज के एटम्स होते हैं वो वीक बॉन्ड्स बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस कार्बन Br बॉन्ड को ब्रेक। अब इनमें से 2 है हमारे पास, क्या दोनों सेम है, पोजीशन डिफरेंट है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर ये एल्कीन है तो 1 2 3 4 और ये हमारे पास कहाँ आएगा, 5th पोजीशन पे। ये सॉरी इसको ना यहाँ ड्रॉ करो, मुझे लग ही रहा था सेम पे है ये, ठीक है। ये ऐसे गिवन होगा Br, ठीक है। इसकी पोजीशन चेंज कर लो एक बार, सेम पोजीशन पे है तो किसी भी साइड से R ग्रुप को हम अटैच कर सकते हैं, सेम प्रोडक्ट गिवन होगा, ठीक है, सेम प्रोडक्ट बनेगा दोनों साइड से। अब यहाँ पे हम और क्या चेक करेंगे, R ग्रुप को अटैच करना है। इंट्रामोलिकुलर हेक रिएक्शन में आपने शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी, उस केस में आपने क्या करना है, हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक यहाँ हाइड्रोजन है। तो हम इस कार्बन पे भी R ग्रुप को ऐड करके चेक करते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इस कार्बन पे भी R ग्रुप को अटैच करके चेक करेंगे। तो बेसिकली देखो हम ये तो दोनों सेम पोजीशंस होगी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, किसी भी रैंडम एक को चूज कर लो, मान लो इसको चूज कर लिया आपने। अब इस कार्बन को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे माइग्रेट, यही है R ग्रुप को अटैच करना है, इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या साइक्लिक सिस्टम बनेगा, इससे क्या नई रिंग फॉर्मेशन होगी। अगर आप इसका यहाँ बॉन्ड बना दोगे, इस कार्बन को यहाँ अटैच कर दोगे हाइड्रोजन की जगह, तो बेसिकली आप इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हो, तो रिंग बन जाएगी। कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग। तो इस कार्बन को यहाँ पर अटैच करने से, लेट्स नेम इट फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे R ग्रुप माइग्रेट करने से कितने मेंबर रिंग बन रही है, 5 मेंबर रिंग। और यही कार्बन अगर हम इस कार्बन पे माइग्रेट करते हैं सेकंड कार्बन पे, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग। मैंने बताया था कौन से ज्यादा स्टेबल होते हैं, 6 और 5 है ना। मोस्ट स्टेबल रिंग इज 5 देन 6, और उसके बाद हमारे पास 3 और 4 भी अनस्टेबल होते हैं, और 6 से ज्यादा 7 एंड 8 दे आर आल्सो
अनस्टेबल। तो अमंग 5 and 6 membered link, 5 membered is more stable। तो कहाँ कार्बन को माइग्रेट करोगे? फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है ना? क्लियर हो गया? प्रोडक्ट बनाओ इसका। क्या हुआ? सेकंड कार्बन पे ये सेकंड कार्बन पे करेंगे तो 6। हाँ, तो 5 मेंबर ज्यादा स्टेबल है ना, ठीक है। ये देखो, जब भी आपको अगर कंफ्यूजन आती है प्रोडक्ट ड्रॉ करने में तो आप ऐसे कर लिया करो। अब हमें पता लग गया ना, फर्स्ट कार्बन को, ये वाले कार्बन को हमें यहाँ पे माइग्रेट करना है, ठीक है। तो उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ताकि आसान रहे। पहले इतना मोइटी बना दो, ठीक है। इसके बाद ये कौन सा नंबर है? दिस इज 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। इस तरह से थोड़ा इजी रहेगा। अब जो हमारे पास फिफ्थ कार्बन है उस पे क्या अटैच्ड है? ये तो निकल जाएगा ना, ये हमारा पैलेडियम Br। यहाँ पे पहले पैलेडियम इंसर्ट होता है ना, पैलेडियम Br बॉन्ड बनेगा, और ये जब ब्रेक होगा ये वाली कार्बन इधर माइग्रेट हो जाएगी, और ये पैलेडियम Br कहाँ चला जाएगा? इस कार्बन पे, ठीक है। ये किसके साथ अटैच्ड है? फिफ्थ कार्बन के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? CH, क्या है? CH2, और साथ में क्या है? पैलेडियम और X बॉन्ड। यही हुआ हमारे पास, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ से एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन होने के बाद कैसा डबल बॉन्ड बनेगा? एक्सोसाइक्लिक। मुझे बताना है आपने यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक है तो। ध्यान से देखो मैकेनिज्म। ये बन जाएगा प्रोडक्ट, यस बन जाएगा ना, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है ये? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जो रिंग के बाहर डबल बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। एंड जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स होते हैं ये कम स्टेबल होते हैं। रिंग के बाहर डबल बॉन्ड अगर आप बनाते हो तो वो अनस्टेबल होते हैं। कैसे भी ये सिस्टम क्या करते हैं? एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी रखते हैं, ठीक है, ताकि जो डबल बॉन्ड है वो दोबारा से कहाँ आ जाए? रिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कर दिया, ठीक है। तो अब हम दोबारा क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को अंदर लेके आने के लिए, आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए दोबारा से क्या करेंगे? कार्बोमेटाइलेशन, ठीक है। अगेन देयर विल बी कार्बोमेटाइलेशन। यहाँ से क्या रिमूव हुआ था? पैलेडियम। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन से क्या रिमूव हुआ था? पैलेडियम, हाइड्रोजन एंड एक्स। तो अब फिर से क्या करेंगे? इस एल्कीन को पैलेडियम हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? जो पैलेडियम का बॉन्ड है वो कौन सी कार्बन के साथ बनाओगे? बताओ। ये डबल बॉन्ड है ना हमारे पास। अगर मैं पैलेडियम को इसी कार्बन पे लेके आऊंगी तो क्या होगा? वापस से वही प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। तो वो नहीं करना ना। अब हम क्या करेंगे? पैलेडियम को इस साइड पे लेके आएंगे, इस कार्बन पे। तो यहाँ से डबल बॉन्ड को रिमूव कर दें। यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? पैलेडियम X, और यहाँ क्या अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये CH3 बन के इसको ऐसे ही रख सकते हैं।
अब मान लो ये हमारे पास क्या है, टुवर्ड्स में आया है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे आया, टुवर्ड्स में। अब इस कार्बन पे हमारे पास एक हाइड्रोजन टुवर्ड्स में होगा और एक अवे में होगा। अब यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ताकि जो एल्कीन है उसकी पोजीशन क्या आ जाए, अंदर रिंग के, ठीक है। तो यहाँ से अगेन देयर विल बी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये। ठीक है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर है, विशाली? Yes, ma'am. आप सबको क्लियर हुआ? एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगी, बट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हेक रिएक्शन सब सारी कपलिंग रिएक्शंस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 टाइप्स के हैं, ओपन सिस्टम, रिंग सिस्टम और तीसरी इंट्रामोलिकुलर हेक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये तीनों क्लियर होने चाहिए। कर दिए ड्रॉ? चलो बताओ क्या होगा ओपन सिस्टम में, रोटेशन। सबसे पहले ओपन सिस्टम में पहले तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन, देन एल्कीन कोऑर्डिनेशन, देन एल्कीन इंसर्शन या कार्बोमेटाइलेशन, देन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा, यहाँ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ठीक है। हर 3 तरह की हेड कब बनती है, क्योंकि सब में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन डिफरेंट तरीके से हो सकती है, ठीक है, उसी वजह से। ओके, शॉर्ट ट्रिक क्या थी हमारे पास, सीधा हाइड्रोजन रिमूव और उसकी जगह आर ग्रुप को अटैच कर देंगे। अगर ओपन सिस्टम है वहां बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कैसे ध्यान रखोगे, अगर हमारे पास 2 तरह रोटेट करके पहले सिन लेकर आएंगे, और अगर हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जितना नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन होगा उतनी प्रोडक्ट्स बनेंगे। सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। साइक्लिक में किस चीज का ध्यान रखोगे, रोटेशन हो ही नहीं सकती है ना। तो हमारे पास हम हमेशा कैसे देखेंगे, ऐसी बीटा कार्बन जहां पे बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, क्योंकि जहां हम आर डैश को ऐड कर रहे हैं वहां बीटा हाइड्रोजन सिन में कभी भी नहीं आ सकता है ना। तो वहां पे हमें डिफरेंट बीटा कार्बन पे जाना होगा। ओके, तो देयर इज ऑलवेज आइसोमराइजेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। ओके, इंट्रामोलिकुलर हेक में किस चीज का ध्यान रखोगे, जब भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी कभी भी हेक में हमेशा रिंग बनेगी, ठीक है। जितने मेंबर्ड रिंग बन रही है तो आपने उसको चेक करना है, रिंग हमेशा एक से ज्यादा बन सकती है, ठीक है। 5 मेंबर्ड बन रही है, 6 मेंबर्ड बन रही है, 3 मेंबर्ड बन रही है या 5 मेंबर्ड बन रही है, 4 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है, 5, देन 6 मेंबर्ड। 5 और 6 में से 5 सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो दैट विल बी मोर प्रेफर्ड। अगर एक 4 मेंबर्ड बन रही है और एक 6 मेंबर्ड बन रही है तो 6 मेंबर्ड बनानी है, ठीक है। रिंग बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बन गया तो हमने चेक करना है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो एंडोसाइक्लिक बन सके। मान लो यहाँ बीटा हाइड्रोजन आपके पास है ही नहीं इस पोजीशन पे, अगर यहाँ बीटा हाइड्रोजन नहीं थे तो फिर आप अगर यहाँ पे पैलेडियम ऐड भी कर रहे हो तो वो यहाँ से नहीं रिमूव कर सकता हाइड्रोजन को, तो फिर वो एंडोसाइक्लिक बन ही नहीं पाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा यही रह जाएगा। अगर यहाँ हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है तो हम ट्राई करेंगे कि वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड से एंडोसाइक्लिक में शिफ्ट हो जाए। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास 3 हेक रिएक्शंस थी, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कार्बीन्स। कपलिंग खत्म हो गई है, ठीक है, इतना था कपलिंग के बारे में। नेक्स्ट लिखो कार्बीन्स। मैम जो आपने पहले रिएक्टेंट लिखवा दिया था, ब्रोमीन जिसमें इक्वल पोजीशन पे नहीं थे, क्या मैम जिसमें ब्रोमीन सेम पोजीशन पे नहीं थे, पहले नहीं लिखवा दिया था आपने गलती से रिएक्टेंट एक? अच्छा हाँ, उसको चेक कर लेते हैं।
ये ऐसे था ना NH और हमारे पास ये एल्कीन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, पहले किसी भी कार्बन को फिक्स कर दो। लेट्स सपोज मैं इस कार्बन को फिक्स कर रही हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमें R ग्रुप इस कार्बन पे माइग्रेट करना है, ठीक है। तो अब R ग्रुप कहाँ से माइग्रेट हो सकता है, यहाँ से माइग्रेट हो सकता है। तो चेक करो कितने मेंबर रिंग बन रही है, 6। और अगर आप R ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करोगे इस कार्बन पे तो कितनी बनेगी, 5 मेंबर रिंग। तो यहाँ से 6 मेंबर्ड और ये वाले कार्बन से 5 मेंबर। तो किसको प्रेफरेंस दोगे, यहाँ पे। पर अब हम दूसरे कार्बन पे भी जाएंगे कि वहां पे अगर हम R ग्रुप अटैच करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमें पता लगा कि अगर हम R ग्रुप इस कार्बन पे माइग्रेट करते हैं तो उसके लिए हम इस यहाँ ये वाले ब्रोमीन को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। दूसरी साइड से भी आपको चेक करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हमने अब कौन सा कार्बन चूज कर लिया, ये कार्बन, ठीक है। अब हम माइग्रेशन यहाँ कर ही नहीं रहे, तो इस कार्बन पे माइग्रेट कर रहे हो, इस कार्बन ये वाले कार्बन को कितने मेंबर रिंग्स बनेगी, 7 मेंबर रिंग। तो ये 7 मेंबर रिंग बनेगी, यहाँ से माइग्रेट करोगे तो 6 मेंबर रिंग। अब इस टोटल ओवरऑल सोचो, ठीक है, कि अगर हम इस वाले कार्बन को यहाँ माइग्रेट कर रहे थे तो 5 मेंबर रिंग बन रही है, इस कार्बन को यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं तो 6। तो 5 मेंबर की पॉसिबिलिटी है, 6 की है और 7 के। किसको प्रेफरेंस दोगे, 5। तो ये यहाँ माइग्रेट करेगा, यहाँ से माइग्रेशन नहीं हो। क्लियर हो गया विशाली, क्लियर है आपको सिमरन? Yes. चलो नेक्स्ट लिखो टॉपिक कार्बीन्स। क्या होती है कार्बीन्स, राइट डाउन। कार्बीन्स आर न्यूट्रल, कार्बीन्स आर न्यूट्रल divalent species, neutral divalent species having sextet of electrons, having sextet of electrons. They are electron deficient molecules. They are electron deficient molecules and behave as intermediates in a number of reactions. क्या लिखा हमने, दिया they are neutral divalent species, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास कार्बीन्स होते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास कार्बन के पास, इसको न्यूट्रल बोलेंगे या नहीं, कैसे चेक करोगे, फॉर्मल चार्ज कार्बन के ऊपर कितना आता है। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का क्या तरीका बताया था मैंने, सबसे पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, है ना, सेंट्रल एटम के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन काउंट और लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स काउंट। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो फॉर्मल चार्ज विच इज एक्चुअल में कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 माइनस इस स्ट्रक्चर में कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। तो हमारे पास फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो कैसे है ये मॉलिक्यूल, कैसा है, न्यूट्रल। डाइवेलेंट का मतलब डाइवेलेंट वैलेंसी, है ना, कि वैलेंसी इसकी 2 है, मतलब इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे कार्बन के पास 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, तो इसलिए हमने बोला न्यूट्रल डाइवेलेंट स्पीशीज। अब अगर हम इसकी ऑक्टेट कैलकुलेट करते हैं, जब हम ऑक्टेट कैलकुलेट करते हैं तो लोन पेयर के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड करते हैं और बॉन्ड पेयर के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज के लिए हम सिर्फ बॉन्ड पेयर का एक इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ऑक्टेट के लिए बॉन्ड पेयर के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो अगर हम इसकी ऑक्टेट में चेक करें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसकी ऑक्टेट कैसी है, इनकम्प्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें हमने क्या लिखा, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्लियर हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोला, क्योंकि इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है एंड दे कैन बिहेव एज इंटरमीडिएट्स। जैसे कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस, वैसे ही कार्बीन्स ये इंटरमीडिएट्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, कार्बीन्स कैन आल्सो बिहेव एज ligands in organometallic compounds. Carbenes can also behave as
ligands in organometallic compounds. कैसे बिहेव कर सकते हैं? जैसे मान लो यू हैव, ठीक है, हमारे पास मेटल है और मेटल के साथ लिगेंड्स अटैच्ड है. Ln इज एनी अदर लिगेंड. अब हमें क्या चेक करना है? कार्बीन कैसे एज ए लिगेंड बिहेव करता है. ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक लोन पे, तो ये कार्बीन बन गया. अब इसके हाइड्रोजन की जगह हम कुछ और ग्रुप्स भी रख सकते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे मैंने अल्काइल ग्रुप रख दिया, यहाँ मैंने एल्कोक्सी ग्रुप रख दिया. ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स कैसे होते हैं? दे हैव lone pair also, they have vacant orbitals also, and they have orbitals having unpaired electrons also. ठीक है, तो मान लो हमारे पास इस तरह से ये है. ठीक है, मेटल के पास ऑर्बिटल्स हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एज ए लिगेंड बिहेव कर सकता है. यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है. तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया हमारे पास? यू हैव मेटल डबली बॉन्डेड विद कार्बन. ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ लिगेंड है, दिस इज बेसिकली योर कार्बीन, कार्बीन लिगेंड. ठीक है, अब ये पूरा क्या बन गया हमारा? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसमें मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड है. ठीक है ना? इनको हम क्या बोलेंगे? These will be called as ancillary ligands. Ancillary ligands क्या होते हैं? Which are spectator ligands, जो डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते हैं. मतलब कार्बीन के अलावा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में जो भी लिगेंड प्रेजेंट होगा उसको आप एंसिलरी लिगेंड बोलोगे. ठीक है, M here stands for metal, this is your carbene ligand and this is your carbene carbon. ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? दे आर दी ligands attached on carbene carbon. ठीक है, these are the ligands attached on carbene carbon. Okay. Next लिखो, there are two types of carbenes. There are two types of carbenes, Fischer and Schrock. Fischer carbenes and Schrock carbenes. ठीक है, अब बेसिकली दो अपने पेज को दो कॉलम्स में डिवाइड कर लो. पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस नोट करेंगे इन बिटवीन फिशर एंड श्रॉक. कार्बीन का बेसिक स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे फिशर कार्बीन का. इसमें लिखो किस तरह की हमारे पास एग्जांपल है ये फिशर कार्बीन का. ठीक है, ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है फिशर कार्बीन्स का और एक एग्जांपल श्रॉक कार्बीन्स का. अब हमने इनके डिफरेंसेस नोट करे हैं. फिशर और श्रॉक में क्या क्या डिफरेंसेस है. ठीक है, नंबर 1 लिखो, इन द केस ऑफ फिशर कार्बीन, the carbene carbon of Fischer carbene, the carbene carbon of Fischer carbene is singlet and electrophilic in nature. Is singlet and electrophilic in nature. ठीक है, और दूसरी साइड श्रॉक के लिए लिखो, the carbene carbon is triplet. The carbene carbon is triplet and nucleophilic in nature. So what do we mean by singlet and triplet carbenes? ठीक है, तो जैसे हमने कार्बीन का स्ट्रक्चर किया था
डाइवेलेंट स्पीशीज है और न्यूट्रल है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हो सकता है ये दोनों एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास ये दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट, ठीक है। देखो कार्बन के पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 2s2 वैलेंस, 2s2 2p2 है ना, तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 2s की एक ऑर्बिटल होगी, 2p के कितने हो गए 3, 2s 2p2 में 2 तो उसके इलेक्ट्रॉन्स है, 3 ऑर्बिटल्स होंगे ना, तो टोटल वैलेंस ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एक s का 3 p के 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें से 2 तो यूज हो गए फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, बाकी कितने बचे उसके पास 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अगर एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल बचेगी, और अगर ऐसा है कि एक ऑर्बिटल इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इस वाले केस में कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं बचेगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में है, तो मतलब पेयरिंग हो गई, है ना। तो यहाँ पे स्पिन कितनी आ जाएगी आपके पास 0। स्पिन क्या होता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैंसिल हो गया, तो स्पिन 0। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है 2s + 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2 × 0 + 1 दैट विल बी 1, तो 1 को हम क्या बोलेंगे सिंगलेट कार्बन्स। इस केस में हमारे पास s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 + 1/2, क्योंकि ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, हमारे पास अब पेयरिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे हमारे पास हाफ प्लस हाफ, ये वैल्यू होगी 1, तो 2s + 1 कितना हो गया 3, ऐसी कार्बन को हम क्या बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बन, ओके। तो हमने क्या लिखा इस केस में कि जो हमारे पास फिशर कार्बीन है उसके जो हमारे पास कार्बीन है दैट इज सिंगलेट। हमेशा जब भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस याद करते हो सिर्फ और सिर्फ एक साइड के याद रखना, ठीक है। जस्ट लर्न द पॉइंट्स फॉर फिशर कार्बीन नॉट फॉर स्ट्रोक। अगर आपको फिशर याद है तो हर पॉइंट स्ट्रोक का उसका ऑपोजिट होगा, अगर दोनों साइड्स याद करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in the case of Fischer carbines the metal is electron rich. In the case of Fischer carbines the metal is electron rich, whereas carbene carbon is electrophilic and metal is nucleophilic अब इसमें फिशर कार्बीन्स के केस में देखो क्या बोला हमने, कार्बीन कार्बन कैसे है इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, और मेटल कैसा है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस लविंग, है ना, और इसका मतलब खुद कैसा होगा ये इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो इसका मतलब ये कैसा होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। देखो इसी वजह से हमने क्या किया है, क्योंकि जो इसमें क्रोमियम है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर, तो इसके साथ हमने ऐसे लिगेंड्स अटैच किए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना। तो हमने हमेशा पढ़ा है कि केमिस्ट्री में क्या होता है, जो हमारे पास चार्ज है वो स्टेबलाइज कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूट होके, अगर कोई रिच सेंटर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबलाइज होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करके स्टेबलाइज होगा। तो अगर ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक है इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इसकी टेंडेंसी क्या रहती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, तो इसके साथ कैसे ग्रुप्स अटैच किए हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जरूरत है तो इसके साथ लिगेंड्स कैसे अटैच करोगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये देखो ये आपके पास क्या है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लगता है -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा पर +R से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट ही करता है, ठीक है, यहाँ रेजोनेंस हो रही है ना, तो यहाँ कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दिए, डीलोकलाइजेशन हुई क्रोमियम पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना ये, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज हो रहा है आगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड, ठीक है। तो याद रखना मेटल इज न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक। स्ट्रोक के लिए लिखो द कार्बीन कार्बन
ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। कार्बीन कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक, कार्बीन कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक, बट मेटल इज इलेक्ट्रोफिलिक, but metal is electrophilic. Third point, ancillary ligands. Fisher के लिए लिखो third point, ancillary ligands should be pi acceptors. Ancillary ligands should be pi acceptors. है यहाँ पे pi acceptor, इलेक्ट्रॉन रिच है यहाँ पे, क्रोमियम सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच, तो यहाँ पे लिगेंड्स कैसे अटैच करोगे, पाई एक्सेप्टर क्या होता है, कैसे पहचानोगे कि कोई लिगेंड पाई एक्सेप्टर है या नहीं, जो उसका डोनर एटम है क्या वो डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जो आपका डोनर एटम है अगर वो डबल या ट्रिपली बॉन्डेड है, इसके साथ नहीं, ये तो हमारा लिगेंड है ना, कार्बोनिल 5 कार्बोनिल्स प्रेजेंट है, तो ये होता है कार्बोनिल का स्ट्रक्चर, कार्बोनिल का जो डोनर एटम है वो कौन सी है, कार्बन, तो क्या लिगेंड के डोनर एटम ने डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, इफ यस तो वो कैसा होगा, पाई एक्सेप्टर, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, बैक पाई बॉन्डिंग होती है ना इस केस में, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ करने की बजाय ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, क्लियर हो गया, तो ये पाई एक्सेप्टर्स है, ठीक है, बाकी ज्यादा डिटेल में हम कोऑर्डिनेशन में करेंगे, अभी के लिए आपको बस पता होना चाहिए पाई एक्सेप्टर को कैसे पहचानते हैं, और पाई एक्सेप्टर्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करना मेटल से, ठीक है। शॉक के लिए लिखो ancillary ligands should be कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर इन नेचर, ओके, दे शुड बी इलेक्ट्रॉन डोनर। लास्ट पॉइंट लिखो फिशर के लिए, कार्बीन कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, carbene carbon is electron deficient, therefore pi donor groups should be present on carbene carbon, ये है हमारे पास कार्बीन कार्बन, क्या बोला हमने इसको, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो कार्बीन कार्बन के साथ जो लिगेंड्स अटैच्ड है वो कैसे होने चाहिए, पाई डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, तो पाई डोनर कैसे पहचानोगे, या तो अल्काइल अराइन हो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, या फिर कोई ऐसा एटम इसके साथ अटैच्ड हो जिसके पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है, तो जो जिनके पास लोन पेयर होते हैं, जिस एटम के पास लोन पेयर होता है वो प्लस आर इफेक्ट दिखा सकता है, तो वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखो शॉक कार्बीन्स का, no such groups are present, ठीक है, मतलब no such pi donor groups, जैसे फिशर में pi donor groups प्रेजेंट है तो इसमें वो नहीं होते। मैम CH3 को पाई डोनर क्यों बोल रहे हैं, इसको CH3 को पाई डोनर भी बोल रहे हैं, पाई डोनर सिर्फ यही है, ठीक है, ये सिंपल प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, कार्बीन कार्बन के ऊपर पाई डोनर होना चाहिए, पर हर लिगेंड पाई डोनर हो ये नहीं बोला ना, तो हमारे पास पाई डोनर होना चाहिए और वो है, दूसरा ग्रुप सिंपली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है, एवरी ग्रुप शुड नॉट बी पाई डोनर, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी पाई डोनर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेटल कार्बन बॉन्ड, फिशर में मेटल कार्बन बॉन्ड has less double bond character, it has less double bond character, शॉक में लिखो, the metal carbon bond has more double bond character, it has more double bond character, ठीक लिखा है या नहीं, बताओ कैसे पता लगेगा, अभी बोला हमने कार्बीन कार्बन के पास फिशर के केस में कैसे होने चाहिए, पाई डोनर ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, जैसे कि एक लोन पेयर, तो अब जब लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस से क्या हो रहा है, मेटल का कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड था वो
ब्रेक होता है क्या बनता है हमारे पास डिलोकलाइजेशन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस क्रोमियम पे नेगेटिव। तो हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस जो हमारे पास क्रोमियम कार्बन या मेटल कार्बन बॉन्ड है दैट इज नॉट प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना, ये डबल से सिंगल हो रहा है तो 10 इसका जो हमारे पास क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। पर जो हमने स्ट्रॉक बनाया क्या वहां पे रेजोनेंस है, वहां जब पाई हमने क्या लिखा लास्ट पॉइंट, नो सच डोनर ग्रुप्स आर अटैच्ड इन दैट केस, नो पाई डोनर ग्रुप्स आर अटैच्ड मींस नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं हो रही तो फिर डबल बॉन्ड्स ऐसे ही रहेगा, तो है ना वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना सबको। अच्छा अब बताओ जो हमारे पास रोटेशनल बैरियर होता है वो क्या होती है, रोटेशनल बैरियर का मतलब रोटेट करने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है, या रोटेट करने के लिए कितनी रुकावट है। मान लो हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है तो हमें पता है डबल बॉन्ड को हम रोटेट नहीं कर सकते और सिंगल बॉन्ड को हम रोटेट कर सकते हैं, तो बैरियर मतलब क्या हो गया कि कहाँ मुश्किल ज्यादा है, कहाँ मुश्किल ज्यादा है डबल बॉन्ड को रोटेट करना, डबल बॉन्ड के केस में वहां एनर्जी ज्यादा लगती है, उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी तभी वो रोटेट हो पाएगा, ठीक है। तो रोटेशनल बैरियर इन द केस ऑफ डबल, ये मत लिखो भी, रोटेशनल बैरियर इन द केस ऑफ डबल बॉन्ड इज मोर, यस और नो, पता लग गया ना, रोटेशनल बैरियर मतलब रोटेट करने के लिए कितना ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा उस बैरियर को क्रॉस करना है तो, या रोटेट करने में कितना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल को, दैट इज रोटेशनल बैरियर। तो आप बताओ फिशर के केस में रोटेशनल बैरियर ज्यादा होगा या स्ट्रॉक के केस में, स्ट्रॉक के केस में। फिशर के केस में हमारे पास जो मेटल कार्बन बॉन्ड है क्योंकि वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, उसको रोटेट करना आसान हो जाएगा, वहां रोटेशनल बैरियर कम, और स्ट्रॉक के केस में रोटेशनल बैरियर ज्यादा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, रोटेशनल बैरियर, रोटेशनल बैरियर in the case of Fischer carbene is more, rotational barrier in the case of Fischer carbene is sorry less, ठीक है, Fischer carbene is less और स्ट्रॉक में ज्यादा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट आप देखो खुद से चेक करो, क्या ये जो आपका मैंने कॉम्प्लेक्स ड्रॉ किया था फिशर कार्बीन का, क्या वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, यस और नो, और फिर स्ट्रॉक के लिए भी चेक करो। बताओ फिशर कर रही हो बे, यस, क्रोमियम से 6, कार्बीन से 2, कितना हो गया 8, बाकी के एक कार्बोनिल कितना देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहां से कितने हो जाएंगे 10, 18। नेक्स्ट कर रहा हो, नहीं करेगा। टेंटालम से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, वेनेडियम, वेनेडियम नियोबियम टेंटालम, है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, उसके अलावा कार्बीन से 2 आएंगे, कितने हो गए 7, और बाकी हमारे पास क्या है टर्ट ब्यूटाइल लिगेंड्स, तो एक टर्ट ब्यूटाइल से कितने इलेक्ट्रॉन आएगा 1, ठीक है, एल्काइल जैसा सिस्टम है ना, तो फिर कितने हो गए टोटल हमारे पास 10, है ना 10। तो लिखो लास्ट पॉइंट, फिशर के केस में they usually obey 18 electron rule, they usually obey 18 electron rule, okay, and Schrock they do not obey 18 electron rule, they do not obey 18 electron rule, okay, clear, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे और कल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओएमसी का कल हमारा लास्ट होगा, आपका टेस्ट मैंने नहीं लिया, ठीक है, तो फिर मैं वो देख रही हूँ इस फ्राइडे सैटरडे ले लेंगे, ठीक है, हाफ का ही लूंगी, हाफ ओएमसी का, ठीक है। डाउट्स है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको डाउट है, यस मैम। बताओ विशाली कहाँ पे, मैम यहाँ पे नहीं, असाइनमेंट में जो हमारी लास्ट पे रह गई थी ना थोड़ी सी, 50 क्वेश्चन किए थे उस दिन हमने, हाँ जी, तो 50 रह गए थे, उसमें डाउट्स हैं।
50 रह गए, हाँ जी मैम। वो हमने डिस्कस ही नहीं किया। नो मैम। हम कल मतलब कल पहले ओएमसी खत्म करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, अगर कल जल्दी खत्म हो गया तो रेस्ट 50 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस, अदरवाइज फिर डे आफ्टर टुमारो द रेस्ट 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबके डाउट्स होंगे तो फिर वो क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है विशाली? यस मैम। चलो ठीक है, आई एम एंडिंग द क्लास, ओके।